Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। अभी कोई क्लास तो नहीं है तुम लोग की? नो मैम। ओके, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले थे। ब्रिज ये एसी ब्रिजेस के न्यूमेरिकल करने वाले थे। सो ऑल ऑफ यू हैव योर कॉपी एंड पेन विद यू? अगर नहीं है तो लेके बैठो so that you can also solve the questions. सॉल्व तुम ही को करना होगा, मैं जस्ट हिंट ही दूंगी कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस टुडे, न्यूमेरिकल्स ऑन एसी ब्रिजेस। सो तुम लोग के पास कॉपी पेन लेके बैठे हो या फिर घूम घूम के मोबाइल ऑन करके पढ़ रहे हो? So first यस मैम question कॉपी पेन है। is, हाँ okay. So first question is when the Wheatstone Bridge मैम क्या बोले? लिख रही हूँ क्वेश्चन में, शेयर तुम लोग को स्क्रीन दिख रहे हैं? यस यस मैम। मैम। हाँ, when the Wheatstone bridge is used to find the value of Rx, find the value of Rx, the galvanometer G indicates zero current, यानी कि your Wheatstone bridge is balanced when R1 is equal to 50 ohm, R2 is equal to 65 ohm and R3 is equal to 100 ohms. Your question is, if R3 is known with plus minus 5% tolerance on its nominal value, hundred ohm, what is the range of Rx? What is the range of Rx in ohms? क्वेश्चन समझ में आ गया? सो देर इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसके सारे आर्म्स में आर कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, and you need to find the value of Rx where you know the value of R1, R2, R3 की वैल्यू तुमको पता है. So R1, R2, R3 you can take as per your choice. जैसा भी लेना चाहते हो ले सकते हो. This is the detector which is connected. Like this. So you need to calculate the range of Rx when R3 का टॉलरेंस प्लस माइनस 5% दिया हुआ है. सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आ रहा है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये. गेट 2015 का ही क्वेश्चन है ये, 1 मार्क क्वेश्चन.
If you want, you can take R1, R2, R3 as this. इसको R1 ले सकते हो, इसको Rx ले सकते हो. Take this R2 and this R3, so it will become more easy for you. So Rx की वैल्यू निकालनी है, रेंज निकालना है Rx का. When you know the value of R1, R2, R3. Anybody is solving or not? हाँ या ना में आंसर दो, या अगर तुम सॉल्व कर रहे हो या नहीं. सॉल्व कर रहे हो? यस मैम. ओके, सो आंसर बताओ कितना आ रहा है. These are the options given of the question. सिंपल क्वेश्चन है. 100 ओम R3 की वैल्यू दी हुई है और उसका टॉलरेंस ±5% दिया हुआ है. तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ R3 कैन बी 105 एंड मिनिमम R3 कैन बी 95, राइट. सो एक बार R3 को 105 कंसीडर करो, दूसरी बार लोअर लिमिट के लिए R3 को 95 कंसीडर करो और Rx की वैल्यू निकालो. यू विल गेट योर आंसर. Wait a second, this will be 65, sorry. R2 की वैल्यू 65 है. फिफ्टी, 65 एंड 100. इसलिए मैम 1.5 आ रहा था. हाँ हाँ, कल वो मैंने 6 ओम लिख दिया था, ये 65 ओम होगा.
मैम ए नंबर होगा इसमें। ए मैम। ए आ रहा है? ओके, यस मैम। तो सभी का ए आना चाहिए. ए इज़ द राइट ऑप्शन. सो यू विल कैलकुलेट 65 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 50. ये तुम्हारा अपर लिमिट हो गया. और 65 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 50 इज़ योर लोअर लिमिट. सो ये 123.5 और 136.5 आ रहा होगा. ठीक है. नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस बताना है. This is your bridge where this is the variable resistor, this is the variable capacitor, R2, R4 and ZX. So the question is, the bridge circuit shown in the figure below is used for the measurement of unknown element ZX. The bridge circuit is best suited when ZX is first low resistance, B high resistance, C low Q inductor, and D is lossy capacitor. Now tell me, is this bridge matching any of the bridge which we have studied earlier? किसी भी bridge से ये match कर रहा है? मैं मैक्सवेल से कर रहा हूँ. Maxwell's inductance capacitance bridge, right? यस मैम. तो अगर ये Maxwell's inductance capacitance bridge है तो ZX क्या होगा? मैम आर एल होगा मैम. R in series with L, right? यस So मैम. Maxwell's inductance capacitance bridge में हमने जो Q की वैल्यू निकाली थी, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू निकाली थी, दैट वाज इक्वल टू मैम 10 का, मैम 1 से 10 के बीच में था, मीडियम. मीडियम या लो वैल्यू. 1 से 10 मीन्स लो वैल्यू ऑफ मीडियम था मैम. low value of Q inductor. ठीक है. So this is the answer. So the bridge is best suited when the ZX has low Q value of low Q inductor. So this is the bridge of Maxwell's inductance capacitance bridge. ठीक है. तो ऐसे सिंपल मीडियम का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मीडियम कैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पे? ठीक है. And 1 to 10 when the value of Q is 1 to 10, तो it is said low Q inductor. ठीक है. जब 10 से ऊपर होगा, 100 से कम होगा, then it will be medium value of quality factor. ठीक है. Now next question is, again this question is of Maxwell's inductance capacitance bridge only. So we have a bridge like this. Okay, sorry, नहीं, ये Maxwell's inductance capacitance पे नहीं है. We have C here. So this is R, this is C, this is 2R, R, R and C. ये हमारा डिटेक्टर यहाँ पर कनेक्टेड है.
and supply will be connected like this. So the question is, in the AC bridge shown in the figure, R is equal to 10 to the power 3 ohm या 1 kilo ohm, and C is equal to 10 to the power minus 7 farad. If the bridge is balanced at frequency omega 0, find the frequency in radian per second. Find the value of omega 0 in radian per second. So this is your question. Solve karo. Options are 5000 radian per second, 10,000 radian per second, 1 by 10,000 radian per second, and D is 2 pi into 10,000 radian per second. First of all, you will have to write the equation of balance in this question. Equation of balance लिखना होगा Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. So suppose this is Z1 Z3 Z2 Z4. Okay. So you will have to write the equation of balance Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. उसके बाद equation लिखने के बाद इमेजिनरी और रियल पार्ट को इक्वेट करके तुम ओमेगा की वैल्यू निकाल पाओगे, क्योंकि आर की वैल्यू और सी की वैल्यू ऑलरेडी तुमको दी गई है और सब जगह आर और सी ही यूज हो रहा है, तो यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ आर एंड सी. सो आर इंटू आर प्लस, मैं इक्वेशन ऑफ बैलेंस लिख देती हूँ, आर इंटू आर प्लस 1 बाई जे ओमेगा सी is equal to 2r into, ये मल्टीप्लिकेशन में है, so this will be r divided by 1 plus j omega cr. So 2r into r divided by 1 plus j omega cr. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा. इसको सॉल्व करके तुमको दो इक्वेशंस मिलेंगे, एक इमेजिनरी और एक रियल, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम हियर.
इस पूरे टर्म को इधर लेके आ सकते हो 1/j⍵c 1+j⍵cr इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r। अब इसमें ईच टर्म मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। मैम सी और आर का वैल्यू दिखाइए तो। सी और आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू 10⁻³ ओम, सी की वैल्यू 10⁻⁻7 फराड। एक टर्म आ रहा है j⍵c r² will be equal to minus of 1/j⍵c, right? Right? So you can get from here omega square r square c square is equal to 1। यहाँ से ओमेगा निकल के आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/rc। सिंपल है। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है 10⁻³ और 10⁻⁻7। अभी भी टाइम लगेगा क्या? 10,000 नहीं आ रही है? अरे 10⁻³ है ये, यस मैम 10⁻⁻7 उतना ही है आ ये। रहा है। ओमेगा की वैल्यू 10,000 आएगी ना, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एनी डाउट? No, ma'am. Okay, so B is your answer. Now next question. ये सारे मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे। Now one more very very interesting question। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, गेट में आया हो बट इंटरेस्टिंग है, so let's do it। Question number 4। There is a bridge like this. So this is R, this is R, this is XC. Okay, so the question says in the bridge shown in the circuit, in the bridge circuit shown in the figure, when XC divided by R is equal to 1, XC divided by R is equal to 1, then the voltmeter, this is your voltmeter, then the voltmeter reads. Option A is 5 volt, option B is 0 volt, option C is 2.5 volt, and option D is 10 volt.
कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, just that this condition is given कि xc divided by r is equal to 1. So what will be the uh, voltage, yeah, what will be the voltmeter reading मैम in अनबैलेंस है that? ना हाँ, मैम अनबैलेंस है ना ये कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। मैम एंगल तो अलग अलग होगा ना मैम एक तो कैपेसिटर है तो एंगल तो ऐड करेंगे तो अलग होगा तो। मैम वैल्यू कितना है रेसिस्टेंस का? रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई है। अगर बैलेंस्ड होता ये ब्रिज, अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड होता तो वैल्यू क्या होती? जीरो मैम जीरो होती, वोल्ट यस राइट? मैम But do you think that just by giving this expression xc by r is equal to 1, can you say that this bridge is balanced or not? मैम अनबैलेंस्ड है मैम इससे क्योंकि xc by r is equal to 1 is giving the magnitude of this यस xc, मैम but इसके phase angle के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है। तो unless and until the phase angle is uh, not mentioned, you cannot say that this bridge is balanced. तो जब ये bridge balanced नहीं है तो इसके वोल्टेज क्या, वोल्टमीटर का जो रीडिंग है वो ज़ीरो सबसे पहले तो नहीं होगा, ठीक है? सो हो भी मैम सकता है, फाइव नहीं वोल्ट भी, मैम वो नहीं भी हो सकता है। ओके, सो 5 वोल्ट कैसे आया? मैम 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 आइडियल वोल्ट मीटर अज्यूम किए तो मैम उसमें करंट जीरो होगा हाई रेजिस्टेंस वोल्ट अ, नहीं समझी उस मैं तुम्हारा बात। मैम वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछे ना हाँ, ये तो वोल्ट 10 मीटर वोल्ट, ये 10 वोल्ट दिया हुआ है। सप्लाई वोल्ट 10, सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है? मैम वोल्ट मीटर का क्रॉस ओपन सर्किट हो जाएगा मैम हाँ क्योंकि ठीक है, कोई, आइडियल उसका हाँ यस ठीक मैम है, ओके। उसके मैम सो दिस वोल्टेज इज द डिवाइडर रूल से वैल्यू। मैम दोनों तरफ का रेजिस्टेंस के क्रॉस रजिस्टर निकाल लेंगे मैम ये वोल्टेज मैम निकाल लेंगे उसका डिफरेंस कर माइनस कर देंगे Okay, so suppose this is your V1, this is यस मैम your V2. So voltmeter reading will be equal to V1 माइनस V2 V1 minus V2. Now tell me how will you calculate the value of V1? ये मैम 10 V1 वोल्ट दिया 5 हुआ है। वोल्ट आएगा मैम 5 वोल्ट आएगा वोल्टेज डिवाइडर रूल से मैम हाँ, तो 10 into R R divided बाय by 2R, 2R यस मैम right? R यस मैम divided by 2R, because this R is in series. So R V1 will be equal to R divided by 2R minus 10 into मैम V2 मैम R R डिवाइडेड बाई R divided by R प्लस R 1 बाई plus 1 by जे j ओमेगा सी omega c, and this is your xc, right? यस मैम एक्सी का वैल्यू मैम 1 पुट कर देंगे 1 बाई ओमेगा सी के जगह तो j तो तुम्हारा यहाँ पर रहेगा ही, सो वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी इक्वल टू, ये 5 आ जाएगा यहाँ से, R मैम कैंसिल होकर के, दिस माइनस विल बी इक्वल टू वन 5, this will be equal to 10 into, sorry, 5 minus 10 into R divided by R minus j into R, आर यस राइट? मैम अभी इसमें से हम R जो है वो कॉमन लेकर के R को कैंसिल कर सकते हैं। सो 5 माइनस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1j, जी ठीक है? तो यस अब मैम इसको सॉल्व करो, इसका तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली। मैम एलसीएम लेके हो जाएगा मैम हाँ, सो दिस, इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5 माइनस j5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1j। तो इसको, क्योंकि तुमको इसको, इसका वोल्टमीटर का रीडिंग बताना है, तो वोल्टमीटर का रीडिंग मैग्नीट्यूड में बता मतलब मैग्नीट्यूड में ही पूछा गया है, ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड में ही दिया गया है। सो यू कैन डायरेक्टली टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इट विल बी 50 रूट 50 divided by root 2. So this will be root 25 is equal to 5. ठीक है? So this is how you will solve this type of question. Now next question let us do.
क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये काफ़ी मतलब सॉल्विंग का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग के सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है। अ ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आर्म AB gives a choke coil having a resistance Rx and inductance L1 या R1 L1 ले लो। इंडक्टेंस L1, आर्म BC, आर्म CD एंड आर्म DA। आर्म BC में एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर लगा हुआ है, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R3। CD में एक कंडेंसर C4 in series with non-inductive resistance R4 is connected in series with R4, ठीक है, सिंपल R4 लिख रहे हो। एंड आर्म DA में एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R2 कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस R2 बाई द कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा ब्रिज लग रहा है? When this bridge, ये एक टाइप का ब्रिज है मैम जो ये तो हेज ब्रिज। हेज ब्रिज। yes right, Hayes bridge. So when this bridge is fed from a source of 500 hertz, balance is obtained under following condition. R2 की वैल्यू 2410 ओम है, R3 की वैल्यू 750 ओम है, C4 की वैल्यू 0.35 माइक्रोफराड है एंड R4 की वैल्यू 64.5 ओम है। R4 की वैल्यू 64.5 ओम है, ठीक है। सो ऑल द वैल्यूज आर गिवन टू यू, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड L1, निकालो। ऑल्सो कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस हेज ब्रिज। हेज ब्रिज बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, तुम लोग को ऑलरेडी पता है हेज ब्रिज का फिगर। सो दिस इज योर हेज ब्रिज। Right, this is R4 C4, R3 R2 and R1 L1. So all the values of R3 R2 R4 C4 is given to you. You have to calculate the value of R1 L1. If you remember the balance equation, directly substitute करके निकाल सकते हो, और अगर याद नहीं है तो बैलेंस करके भी निकाल सकते हो। निकालो, क्वालिटी फैक्टर और R1 R2 की वैल्यू निकालनी है।
क्वेश्चन एक बार फिर से मैं नोट नहीं किया मैम डेटा। हाँ ठीक है। टू 410 750 0.35 and 64.5. So if you remember the equation of balance of Hayes bridge, ये डायरेक्टली हेज ब्रिज से लिख सकते हो इफ़ यू रिमेंबर, नहीं तो अगर सॉल्व करके भी लेके आ सकते हो। सो L1 इज इक्वल टू R2 R3 R4 R2 R3 C4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर, और R1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R2 R2 R3 R4 ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 का स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। So you just need to substitute the value and calculate. क्वालिटी फैक्टर 14 पॉइंट कुछ आ रहा है। Quality factor is 1 by omega C4 R4, right? मैम 14 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, फाइन, कुछ नहीं, फाइनल बताओ कितना आ रहा है। 500 इंटू C4 कितना वैल्यू दिया हुआ है 0.35, राइट? C4 एंड R4, सो 500 इंटू 0.35 इंटू 60। मैम 2 पाई से मल्टीप्लाई करना भूल गए मैम, हर्ट्ज में है ना, 2 पाई हाँ हाँ F/4 में। हाँ ठीक है, वो मैं कर रही हूँ, अभी तो वैल्यूज ही लिख रही हूँ। 64.5 2 पाई एफ। सो दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर। कितना आ रहा है ये? 10 टू द पावर माइनस माइक्रोफराड में दिया हुआ है ना, तो -6 होगा। यस मैम, मैम 14.01। 14.01, ओके ठीक है। ग्रेटर देन 10 आना चाहिए मोस्टली। L1 और R1 की वैल्यू कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए ट्राई टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। एंडरसन ब्रिज, हेज ब्रिज और मैक्सवेल्स इंडक्टर्स कैपेसिटेंस, दोनों ही सब, इनफैक्ट सारे ही ब्रिजेस इंपॉर्टेंट है। कल मैंने तुम लोग को शेयरिंग ब्रिज का बैलेंस इक्वेशन निकालने के लिए बोला था, किसी ने निकाला? यस मैम, निकाला था मैम। हाँ, क्या आ रहा था?
ठीक है, पहले ये सॉल्व कर लो फिर बताना। मैम नेग्लेक्ट कर सकते हैं मैम, ओमेगा स्क्वायर C4 और R4 को मैम 1 से बहुत कम है तो। नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं कर सकते। अगर ऐसा लिखा रहता क्वेश्चन में कि द वैल्यू ऑफ C4 इज़ वेरी लेस तो कर सकते थे, पर जब वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तुमको दी गई है तो नहीं कर सकते फिर। ठीक है, ये तुम लोग सॉल्व कर सकते हो खुद से, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। आंसर मैं बता देती हूँ L1 और R1 का कितना आना चाहिए। L1 की वैल्यू आ रही है 0.63 हेनरी, 0.63 हेनरी, और इसकी वैल्यू आ रही है 141.1 ओम। ठीक है, तो इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, कल शेयरिंग ब्रिज का मैंने बैलेंस इक्वेशन रेडी करके लाने के लिए बोला था, किसी ने किया, सॉल्व किया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिसिपेशन फैक्टर इन केस ऑफ शेयरिंग ब्रिज? कल हमने डिसिपेशन फैक्टर हमने कल निकाल लिया था, राइट? फेजर डायग्राम हुआ था ना शेयरिंग ब्रिज का कल, यस और नो? फेजर डायग्राम हो गया था। अगर शुभम तुम अपना कॉपी शो कर सकते हो तो तुम अपना बैक कैमरा ऑन कर सकते हो। So Shubham, Saurav have become one representative of I think your batch. एक ही पढ़ रहे हैं, बाकी सब लोग में से कोई पढ़ नहीं रहे, ऐसा है क्या? उसको तुम लोग पढ़ने का रिप्रेजेंटेटिव बना के रखे हो? यस मैम। एग्जाम भी वो तुम्हारे लिए दे देगा, ऐसा है क्या? मैम R1 का वैल्यू आया था मैम R3 × C4/C2, हम्म और C1 का वैल्यू आया था मैम C2 × R4/R3। हम्म और डिसिपेशन फैक्टर? डिसिपेशन फैक्टर मैम 1/क्वालिटी फैक्टर मैम, तो ओमेगा C4 × R4। ओमेगा C4 × R4, ठीक है। ठीक है, तो शेयरिंग ब्रिज तक हमारा कल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो जो बचा हुआ ब्रिज है वो हमारा वीन्स ब्रिज है। वीन्स ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो लेट अस डिस्कस वीन्स ब्रिज। So basically this bridge is used for the measurement of frequency as well as capacitance. कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछता है कि वीन्स ब्रिज कैन मेजर ओनली फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस बोथ। तो बेसिकली ये ब्रिज जो है वो अंडर बैलेंस्ड सप्लाई वोल्टेज, यानी कि प्योर साइनोसॉइडल वोल्टेज अगर हम देते हैं इस ब्रिज को, then only this bridge is capable of identifying the frequency of the supply voltage. अगर सप्लाई वोल्टेज में हार्मोनिक्स प्रेजेंट है तो उस केस में ये ब्रिज जो है वो बैलेंस नहीं हो पाता है, जिसके लिए ये ब्रिज का डिसएडवांटेज है कि दिस ब्रिज कैन ओनली डिटेक्ट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन द साइनोसॉइडल वोल्टेज इज अंडर प्योर फॉर्म एंड नो हार्मोनिक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, so this is the diagram of the Wien's bridge. Okay, so if we write the balance equation of this bridge, so this is Z1, Z3, Z2 and Z4. So balance equation will be, इसको हम लिख सकते हैं R1 plus 1 plus j omega C1 R1 into Z4 यानी R4 is equal to R2 plus 1 by j omega C2 into R3, right? Yes or no? Any problem?
बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं ना, Z1 Yes, Z4 ma'am. इज इक्वल टू Z2 Z3. नाउ सॉल्व फॉर द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. सॉल्व करके बताओ क्या दो दो इक्वेशन आ रहा होगा, एक रियल पार्ट का, एक इमेजिनरी पार्ट का. You can take this at one side, इस पूरे को एक साइड लेके जा सकते हो, and you can solve. So you can write this equation as R4 by R3 is equal to R4 by R3 is equal to R2 C2 j omega C2 R2 plus 1 divided by omega C2 j omega C2. ये एक टर्म हो गया, और इस टर्म को इधर ले करके आओगे तो R1 नीचे आ जाएगा, 1 प्लस j ओमेगा C1 R1. ठीक है, अभी इसको अलग अलग लिख सकते हो. 1 बाई जे ओमेगा C2 R1 एक टर्म हो जाएगा, इस पूरे को एक साथ लिख सकते हो. सॉल्व करो, देखो. आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है. R4 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस C1 बाई C2 आना चाहिए रियल पार्ट में. इस पूरे इक्वेशन, इस पूरे डिनोमिनेटर को एक साथ ले लो, मल्टीप्लिकेशन में है, उसके बाद ईच टर्म को डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर. तो यहाँ से R2 बाई R1 आएगा फर्स्ट टर्म. इस पूरे को जब j मैम ओमेगा R4 C2 by R1 R3 इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस C1 by C2. C1 बाई C2 आ रहा है. ये वाला टर्म जब डिवाइड होगा तो C1 बाई C2 आएगा, वही लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे. R4 बाई R3 is equal to R2 by R1 plus C1 by C2. This is your real part. और imaginary part, imaginary part 1 by j omega C2 R1 plus j omega C2 R2 is equal to 0 आ रहा होगा. इमेजनरी साइड तो है नहीं, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे, और यहाँ पर एक टर्म आ रहा है 1 बाई जे ओमेगा C2, और दूसरा टर्म आएगा 1 बाई जे ओमेगा C2 इंटू R1. राइट? यस. इतना धीरे से यस बोल रहे हो कि सुनाई भी नहीं दे रहा है. एनी डाउट इन दिस? तो ये No, तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट आ रहा होगा. अब देखो, इस इमेजिनरी पार्ट को ही सॉल्व करके हम फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन निकाल सकते हैं. इस इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है.
This you can write as minus omega C2 R1 plus omega C2 R2 is equal to 0. J वाला टर्म निकाल देंगे तो you can write as minus omega C2 R1 plus omega C2 R2 equal to 0. राइट, अब दोनों को दो साइड लेकर के जा सकते हो. Sorry, so your omega can be written as omega is equal to 1 by under root of R1 R2 into C1 C2. C1 C2. ठीक है. So 2 pi f is equal to this and f is equal to 1 by 2 pi under root of R1 R2 C1 C2. इन केस अगर किसी सिचुएशन में R1 is equal to R2 and C1 is equal to C2, तो ये तुम्हारा पूरा फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 by 2 pi R into C हो जाता है. ठीक है, अगर R और C की वैल्यू R1 R2 की वैल्यू सेम है और C1 C2 की वैल्यू सेम है, so this your frequency becomes 1 by 2 pi R into C. So this is how you can calculate the value of frequency using a Wien's bridge, but the condition is that Wien's bridge may be employed in a pure sinusoidal supply voltage only. So it cannot be applied for harmonics. So Wien's bridge is applicable only for pure sinusoidal supply, and bridge does not get balanced for harmonics present in the supply. ठीक है. Now if the frequency is known, Wien's bridge can be used for measurement of capacitance also. या अगर फ्रीक्वेंसी नहीं भी पता हो, so you can use this real part, and इस real part में फ्रीक्वेंसी नोन होने की कोई ज़रूरत नहीं है. If you know the value of R1, R2, R3, R4 and value of C2, you can calculate the value of unknown capacitor, or you can calculate the ratio of C1 by C2 by knowing the value of R1, R2, R3, R4. So that is why Wien's bridge can be used for comparing two capacitances. ठीक है, यहाँ पर अगर किसी भी ब्रिज में दो कैपेसिटेंस लगे हुए हैं तो कंपेयर करने के लिए भी Wien's bridge का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंड द frequency range for which this bridge is used is frequency range for which. मैम फिर तो ये लॉस एंगल भी मेजर करता होगा. हाँ, लॉस एंगल भी मेजर कर सकते हैं. अगर तुम्हारा कैपेसिटर प्योर कैपेसिटेंस नहीं है तो इट कैन मेजर द लॉस एंगल. So frequency range for which this bridge can be used is 100 Hertz to 100 kilohertz. So ऑडियो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए ये यूज़ होता है. नॉट वेरी हाई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तो देयर एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंसेस. ठीक है, तो वहाँ पर कैपेसिटेंस जो होगा वो बाकी जो नॉइज़ होगा और स्ट्रे कैपेसिटेंस की वजह के प्रेजेंस की वजह से तुम्हारा जो सर्किट है वो इफ़ेक्ट होगा, जिसके लिए हम इसको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर नहीं यूज़ करते. एंड इट इज़ यूज्ड
mostly employed in harmonic distortion analyzer where it is used as a notch filter. यानी कि नॉच फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तुमने पढ़ा होगा शायद फिल्टर के बारे में, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ये सब पढ़ा होगा. तो लो पास फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को पास करता है, हाई पास फिल्टर हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ को पास करता है. वैसे ही नॉच फिल्टर जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकता है. So this type of application is used in harmonic distortion analyzer, जहाँ पर नॉच फिल्टर के एप्लीकेशन के लिए किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए इसको यूज़ करना है, तो एट दैट पॉइंट यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यू कैन यूज़ योर व्हीन्स ब्रिज. ठीक है, so this is the basic application of this bridge that can be used for harmonic distortion analyzer as a notch filter in a harmonic distortion analyzer. ठीक है, so ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को कंपेयर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं. ऑल दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ व्हीन्स ब्रिज. तो यहाँ तक हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी ब्रिजेस जो है वो कंप्लीट होता है. इंडक्टेंस का पढ़ा हमने, कैपेसिटेंस के लिए हमने कल डी मॉडिफाइड डी और शेयरिंग ब्रिज पढ़ा था. फ्रीक्वेंसी के लिए हमने व्हीन्स ब्रिज पढ़ा. सो ऑल दीज आर एसी टाइप ऑफ ब्रिजेस. डीसी टाइप ऑफ ब्रिज भी जो है मोस्टली दे आर व्हीटस्टोन ब्रिजेस जो कि डीसी में यूज़ होते हैं. एसी में भी व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं एसी सप्लाई दे करके. नाउ देयर इज द topic which is left in bridges is measurement of resistances. Measurement of resistance, measurement of inductance and capacitance हमने पढ़ लिया. measurement of resistance बचा हुआ है. so measurement of resistance is मैम नॉच divided. फिल्टर कैसे बताएंगे मैम? नॉच फिल्टर में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है या फिर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी? नहीं, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, इट विल अलाउ दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टू पास थ्रू इट. जिस फ्रीक्वेंसी के लिए तुम बनाओगे, सपोज any frequency 100 hertz, 50 hertz, 25 hertz, so this filter will allow only that particular frequency to pass through it. ठीक है, इसलिए इसको नॉच बोलते हैं. so this is the frequency diagram of the notch filter. ठीक है, amplitude versus frequency. Any other doubt? मैम So measurement of resistance is divided into three categories. First is low resistance, medium resistance, and high resistance. ठीक है, so low resistance can be measured. So what is can you tell me what is the range of low, medium and high resistance? Anyone? मैम 1 किलो ओम से कम. कॉन्फिडेंट हो या पूछ रहे हो? फुल कॉन्फिडेंट. किसमें? मैम लो मैम लो में 1 किलो ओम लो में. मैम लो में मैम माइक्रो में होगा शायद, मिली में मैम. मैम 1 किलो ओम से कम बोल रहे हैं. 1 मैम किलो लो ओम में से कम. लो रेजिस्टेंस. मैम लो रजिस्टर मिली ओम में. Resistance having a value of 1 ohm or below are kept under low resistance category. ठीक है, so resistance having value of 1 ohm or below, ठीक है, it is kept in low resistance category. Resistance having a category of 1 ohm to 0.1 mega ohm. Resistance having a value of 1 ohm to 0.1 mega ohm is kept in medium range. And resistance above 0.1 mega ohm is kept in high resistance range. ठीक
ठीक है, सो ये रेंज याद रखना, कई बार रेंज पे भी क्वेश्चन पूछते हैं. सो फॉर लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट, फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस हमारे पास 3 मेथड है. केल्विन्स डबल ब्रिज, Kelvin's double bridge, emitter voltmeter method, potentiometer method, potentiometer method. ठीक है, so these methods are used to measurement very low amount of resistance by which you can measure the value of resistance below or up to 1 ohm. मीडियम रेजिस्टेंस के लिए हम एमीटर वोल्टमीटर मेथड यूज़ करते हैं या व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं. एमीटर वोल्टमीटर मेथड, एमीटर वोल्टमीटर मेथड इज़ नथिंग बट बेस्ड ऑन योर ओम्स लॉ. V की वैल्यू और I की वैल्यू पता चल जाएगी तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू V बाई I. सो वही है एमीटर वोल्टमीटर मेथड. केल्विन्स डबल ब्रिज वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. व्हीटस्टोन ब्रिज तुमको ऑलरेडी पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हीटस्टोन ब्रिज also comes in the category of measuring the medium resistance. Third is substitution method. Substitution method, and fourth is Carey-Foster sliding wire bridge. ठीक है. देन कम्स टू हाई रेजिस्टेंस मेथड. तो हाई रेजिस्टेंस में मेगर का नाम सबने सुना ही होगा कि मेगर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इन द यूनिट ऑफ मेगा ओम्स. सेकेंड जो तरीका है हाई रेजिस्टेंस मेजर करने का है वो है लॉस ऑफ चार्ज मेथड. लॉस ऑफ चार्ज मेथड, एंड थर्ड इज डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड. ठीक है. नाउ यू सी इन सारे मेथड्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वो है केल्विन्स डबल ब्रिज, जो कि मैं डिस्कस करूँगी. बाकी जो मेथड्स हैं उसमें कुछ ऐसा समझाने के लिए नहीं है, प्योरली थियोरेटिकल मेथड है. एमीटर वोल्टमीटर मैंने बता ही दिया. व्हीटस्टोन अभी जो हम लोग इतने दिन से करते आ रहे हैं व्हीटस्टोन, उसी के बारे में. जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है वो है लॉस ऑफ चार्ज एंड डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड. तो these 4 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, लॉस ऑफ चार्ज, कैरी फॉस्टर एंड डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, ये तुम लोग खुद से एक बार पढ़ोगे और अगर नहीं समझ में आएगा तो वी विल डिस्कस इन क्लास. अगर समझ में आ गया तो डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज़ योर टास्क एंड योर असाइनमेंट फॉर यू टू कंप्लीट. ठीक है. ये 4 मेथड तुमको खुद से बुक से या जहाँ से भी ऑनलाइन जिससे भी पढ़ना है, ये चारों मेथड पढ़ना है. और इन चारों मेथड में बेसिकली एग्ज़ाम्स में तुम्हारा शॉर्ट नोट्स ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा. बाकी केल्विन्स डबल ब्रिज वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. और उसके बाद फिर हम लोग ये चैप्टर जो है ब्रिजेस वाला चैप्टर जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. मैम टेस्ट के लिए जो असाइनमेंट दिए थे मैम, उसको मैम क्या मैम क्लासरूम में सबमिट करना है? असाइनमेंट तुम लोग लिखे हो ना, तो जब मैं आऊँगी तो मुझे सबमिट कर देना. ओके मैम. ठीक है. कॉपी में लिखा हुआ है. हाँ हाँ, कॉपी में लिखा है तो कॉपी सबमिट कर देना. मोटा कॉपी है और भी कुछ लिखा है. ठीक है, मुझे दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर तुम पेजेस नहीं निकाल सकते हो तो कॉपी दिखा देना, मैं वहीं पे चेक कर लूँगी. ठीक है. तो वो सब वो नेक्स्ट मैम वो वीक में. पोस्टर ब्रिज भी समझ में नहीं आता है, उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा. हाँ ठीक है, तुम लोग पढ़ो, पढ़ के आओ. अगर नहीं समझ आएगा तो मैं चारों ही डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ, जस्ट टू सेव टाइम, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जैसे CT PT हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गए.
तो वी हैव अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम लोग को पढ़ने के लिए बोला। अगर नहीं समझ में आएगा तो आई एम देयर, आई विल डिस्कस इट इन द क्लास। ठीक है, लेट मी टेक योर अटेंडेंस एंड देन वी विल। ठीक है, तो सब लोग एक आदमी के भरोसे मत रहो, एग्ज़ाम तुम लोग को अपना 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 अलग अलग देना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सभी लोग पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन।